गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको अपने जो चैनल पर वीडियोस हैं वो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। और एक साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में मैं बता रही हूँ जैसा कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को अपन कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन में कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ट्रेड यूनियन क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग वही कहता है, सबसे पहले अगर इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे तो 20th सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस हो गई थी 1962 में। 1962 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, मगर जो एक्चुअल इसका सिग्निफिकेंस हुआ है ना वो 62 से पहले तो हो गया था, लेकिन सिग्निफिकेंस 62 के बाद ही इसका आया है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमेशा कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप और बार्गेनिंग का मतलब होता है एक, या तो आप प्रपोजल रखते हो और प्रपोजल के साथ में काउंटर प्रपोजल रखते हो। बार्गेनिंग का मतलब होता है प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल। तो अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे तो ग्रुप का प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल जो होता है ये मिलकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन करता है। और इसके लिए अगर मैं बात कहूँ आपको, टेडविक टेलर जो बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक डिफाइन किया था। उन्होंने ये कहा था कलेक्टिव बार्गेनिंग एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट होता है एक सिंपल एम्प्लॉयर के बीच में और उसके एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर के बीच में, या और उसके साथ में दूसरी पार्ट पे जो होते हैं वो होता है लेबर यूनियन होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का लेबर का ग्रुप होता है। तो या तो एक एम्प्लॉयर या एक एम्प्लॉयर के एसोसिएशन के साथ जब ट्रेड यूनियन का एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। और इसमें जनरली वो लोग रेगुलेट करते हैं टर्म्स और कंडीशंस जो कि उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं। ये टेलर ने उसे डिफाइन किया है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में एक और तरीके से समझें तो ये एक तरीके से नेगोशिएशन होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन है बिटवीन ई एंड ई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। और यहाँ एम्प्लॉइज का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज। जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय खुद ही इसको अपनी लड़ाई को लड़े, इट मे बी कि उसका रिप्रेजेंटेटिव उसकी लड़ाई को लड़े। तो पार्टी में दो लोग जो होंगे, एक होगा एम्प्लॉयर या उनका एसोसिएशन और एक होगा एम्प्लॉय या उनका रिप्रेजेंटेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक जो नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है वही होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। बात समझ में आती है। अब अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग बात समझ में आती है तो हम ये कहेंगे कि जैसे कि 1913 में ही कलेक्टिव बार्गेनिंग आ गई थी। मैंने आपको बताया 20वीं शताब्दी में आ गई थी, 1913 में ही आ गई थी, लेकिन एक्चुअल रिकॉग्नाइजेशन हुआ था 1962 के बाद। अब बात को समझते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये हमेशा जितने भी गांठ पड़े हुए इश्यूज होते हैं, नॉटी इश्यूज होते हैं, नॉट्स आ गई होती है जिनमें गांठें आ गई होती हैं, यानी मन मुटाव हो चुका होता है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, उन सब के लिए एक तरीके से उसका सोल्यूशन पैदा करता है। ये वो प्लेटफॉर्म होता है, रिजॉल्व करता है डिफरेंसेस को ओवर नॉटली जो इश्यूज होते हैं उन पर, राइट। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के बिना नेगोशिएशन को वॉलंटरीली लेकर आता है। यानी अपनी इच्छाओं से कोई चीज का इसमें इम्पोजिशन नहीं होता, कुछ भी नहीं थोपा जाता, सारी बात एक प्लेटफॉर्म पर रखी जाती है। उसमें प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल होते हैं, कुछ रिजेक्शन होते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होते हैं, कुछ करेक्शंस होते हैं, एंड फाइनली दे रीच अ फाइनल डिसीजन। तब दोनों ही, अच्छा इसमें आपको एक मैं बात बता दूं, जनरली विन विन मेथड अप्लाई होता है। विन विन मेथड क्या होता है, तुम्हारी भी हार नहीं और हमारी भी हार नहीं, ना तुम हारे ना हम हारे, तुम भी जीते हम भी जीते, दैट इज विन विन अप्रोच। आपको पता है मैनेजमेंट में इस तरह की अप्रोचेस होते हैं।
विन लॉस, लॉस लॉस, विन विन अप्रोच, इस तरीके से अप्रोचेज होती हैं। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये विन विन अप्रोच पर काम करती है, ना किसी की हार हुई ना किसी की नीची हुई और दोनों को ही फायदा हो, इस तरीके का एक नेगोशिएशन डेवलप किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और ऑब्जेक्ट होता है कि ये कहता है वर्कर्स का जो राइट्स है, उनके इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है और उसमें कलेक्टिव एक्शन होता है, सबके लिए सामूहिक हित होता है और ये एक एमिकेबल एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचते हैं जिससे कि किसी को भी नुकसान ना हो और इसमें एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है गिव एंड टेक का। कुछ तुम झुको, कुछ हम झुके, कुछ तुम दो, कुछ हम दे, ये म्यूचुअल जो प्रोसेस है गिव एंड टेक का, यही है एक्चुअल पहचान कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। अड़ने का काम नहीं है, यहाँ नेगोशिएशन का काम है। अगर आप अड़ोगे ना तो नॉट पड़ जाएगी और अगर नॉट पड़ गई तो ऐसे मामले, ऐसे डिफरेंसेस कभी नहीं सुलझेंगे और अगर अनसुलझे रखेंगे तो काम अच्छे नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से जटिल मुद्दों को सुलझाया जाए, ना किसी को ऐसा लगे कि मैं एग्रीव्ड रहा, ना किसी को ये रखे लगे कि मैं एक्सप्लॉइट हो गया। तो यहाँ ये जो चीज़ है ना म्यूचुअल गिव एंड टेक की और नेगोशिएशन की, यही इसकी खासियत है, यही इसकी पहचान होती है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस, उनकी वेजेस, इन सब बातों को, इन वर्किंग कंडीशंस, इन सब बातों को मेन मुद्दा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। इसमें जो रिलेशनशिप होगी वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की होती है जो कि बायलैटरली कहलाती है। बायलैटरली का मतलब दोनों पार्टी होती हैं। ट्रिपलेट आपको मैंने बताया था, एक होता है ट्रेड यूनियन, एक होता है एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। कलेक्टिव बार्गेनिंग में ट्रेड यूनियन का जो बंदा है वो क्योंकि एम्प्लॉयज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो यहाँ ये एक और चीज जो समझ में आ जानी चाहिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है एक टू वे ग्रुप प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयर्स जो होते हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक साथ बैठते हैं एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में और नेगोशिएट करते हैं बातों के ऊपर, ताकि कि दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बातों को रखें, अपनी अपनी शिकायतों को रखें और अपने अपने सुझावों को रखें। हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया जाता है। एक्चुअल पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इनवाइट किया जाता है और वॉलंटरी दोनों ही पार्टी एक नेगोशिएशन टेबल पर आती हैं और वहां जाकर के वो कोई एक चीज पर म्यूचुअल कहना चाहिए, ट्रस्ट कह लो, अंडरस्टैंडिंग कह लो, उसके ऊपर काम करते हुए डिस्कशन करती है और फिर वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस लेवल जो होते हैं उस पर इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स्ड और नॉट स्टैटिक, यानी जिस तरह की परिस्थिति की मांग हो उस हिसाब से अपने आप में थोड़ा सा बदलाव ले आए। और यहाँ एक इम्प्रूवमेंट जो होता है, इम्प्रूवमेंट जो मैनर होता है वो इस तरीके का होता है कि किसी भी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे रन करना है तो कॉन्फ्लिक्ट्स को डिसॉल्व टाइमली कर लेना ही होगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की खासियतें क्या होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक होगा जैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, तो रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा किसी ना किसी का, हर एक व्यक्ति का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहिए ये डायनामिक प्रोसेस है। आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन का इनवाइट किया गया है तो डायनामिक है, इसमें आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी चीज पे ब्लॉक नहीं हो सकते कि नहीं इसके आगे अब सोच काम ही नहीं करेगी। डायनामिक है, कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग में कोई एक विचार में भी अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो जो एक विचार है वो एक समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये एक डायनामिक नेचर से है और कभी भी कोई भी सुझाव दे सकता है। किसी का किसी के ऊपर कोई मोनोपोली नहीं है, कोई कमांडिंग नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी फ्री टू गिव द आइडियल अप्रोच, राइट। तो ये डायनामिक भी है। उसके बाद अगर बात करेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है ये लगातार चलता है। ऐसा नहीं है किसी एक प्रोजेक्ट पे काम किया और बात खत्म, वो ग्रुप खत्म, नहीं। ट्रेड यूनियन के साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग डे बाय डे चलती ही रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, लाइवली ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुद्दे बने रहेंगे और बनते रहेंगे और उनका पुराने मुद्दों का सोल्यूशन होगा, नए मुद्दे वापस सामने आएंगे। तो इस तरीके की जो चीजें ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती हैं। बायलैटरल प्रोसेस होता है क्योंकि दो पार्टी होती हैं। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खासियतें होती हैं। अब आगे की बात करते हैं। जो
प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कलेक्टिव एग्रीमेंट तो है ही है, प्रोसेस का मतलब क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में प्रोसेस का क्या मतलब है वो आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट में पहला प्रिपेरेशन, प्रिपेयर किया जाता है, क्या मुद्दा है, क्या हो सकता है, कहाँ पे अड़चने हैं, कहाँ पे हमें अपनी बात को ख़त्म किया हुआ माना जा रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इस तरह की प्रिपरेशन की जाती है। नेक्स्ट, उन प्रिपेयर किए गए उन सारे बातों पर डिस्कशन शुरू होता है, विचार विमर्श शुरू होता है। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, जिस बात पर तुम अड़ रहे हो तो हम उसके सॉल्यूशन सुझा सकते हैं, जिस बात पर हम अड़ रहे हैं उसके तुम सॉल्यूशन सुझा सकते हो, तो डिस्कशन होगा। देन प्रपोज, मैंने कहा ना सॉल्यूशन सुझा सकते हैं, सजेस्ट करेंगे तो प्रपोज किया जाएगा। इफ यू आर रिजिड दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, पर अगर आप फ्लेक्सिबल है इट मे अ चांस टू बी सोल्यूट। तो यहाँ पे कहते हैं प्रपोज किया जाता है। अब प्रपोज किया जाएगा तो कोई एक पार्टी तो प्रपोज करेगी नहीं, दोनों पार्टी के पास में ये फ्री राइट है, तो दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से प्रपोज करती हैं। देन बार्गेनिंग शुरू होती है, सौदेबाजी। तुमने अपनी बात कह ली, हमने अपनी बात कह ली। अब इन दोनों बातों को कैसे लागू किया जाए कि ना तुम्हें कमजोर महसूस हो अपने आप को, ना हमें कमजोर महसूस हो। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपने आप को थोपा और मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपनी बात मनवा ली ना। इसी को बोलते हैं बार्गेनिंग, सौदेबाजी। कुछ तुम झुको और कुछ हम झुके, यानी ना तुम्हारा नुकसान ना मेरा नुकसान, ना तुम्हारी हार ना मेरी हार। तो इसका मतलब है दोनों को एक जीत वाला एटीट्यूड डेवलप करना होता है, इस तरह का माहौल बनाना होता है, तो इसको बोलते हैं बार्गेनिंग। एंड लास्ट फाइनली द स्टेज ऑफ सेटलमेंट, वहां जाकर के एक अंतिम निर्णय कहना चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में लिया जाता है, समझौता किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि प्रिपेयर से लेकर के और सेटलमेंट तक किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। प्रिपरेशन होती है, डिस्कशन होता है, प्रपोज करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, एंड देन इट इज अ फाइनल स्टेज, दैट इज द सेटलमेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं रोल ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या होता है, ट्रेड यूनियन का क्या रोल होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। तो आप एक बात समझ लो कि इस ट्रेड यूनियन के पास में एक लीगल राइट होता है, लीगल राइट होता है, वो बार्गेनिंग कर सकती है, चाहे वो पेमेंट के बारे में हो, वर्किंग आवर्स के बारे में हो, वो हॉलीडेज के बारे में हो सकता है, और जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें वो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रेड यूनियन के सिग्निफिकेंस को, उसके रोल को, और वो सारी चीजें उनकी इन्वाइटेड होती है, क्योंकि एक्ट है इसका भाई, ट्रेड यूनियन का एक्ट है। तो इस एक्ट के तहत इसका मतलब लीगल बॉडी है ये, और उसको ये हक है कि वो इन सब मुद्दों पर जो कि एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से रिलेटेड है उन पर वो बातचीत कर सकती है और उन पर वो सुझाव दे सकती है। तो इस चीज को इन्वाइट किया जाता है एम्प्लॉयज की तरफ से भी। और फिर यहाँ एक आ जाता है कि जो एम्प्लॉयज होंगे और जो दूसरे वर्कर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो अपनी जितनी भी समस्याएं, ग्रीवेंस कहना चाहिए, जितनी भी उन्हीं परिवेदनाएं हैं उन सब की सुनवाई की जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए, काउंसलिंग की जाए, वो सारी चीजें जो कि एक बिजनेस ओनरशिप में रिलेटेड होती हैं, चाहे ऑक्यूपेशनल हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो ट्रेड यूनियन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। मान लेते हैं एक वर्कर है वो रिटायर हो गया है, या एक वर्कर है उसकी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो गई है किसी एक्सीडेंट की वजह से, जो कि ऑन ड्यूटी हुआ था, तो उसको किस तरह से रिलीफ मिलेगा, उसको किस तरह से पेंशन मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इस तरह की लड़ाइयाँ ट्रेड यूनियन उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर एम्प्लॉयज के साथ में लड़ते हैं। तो अपने आप ही इसका रोल, तो इसकी भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। अब बात करते हैं किस तरीके से बेनिफिट्स मिलते हैं ट्रेड यूनियन के प्लेटफॉर्म पे। जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं तो बेनिफिट्स दोनों को होंगे। हमने कहा था ये विन विन अप्रोच है, तो ये जो विन विन अप्रोच है इसमें एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा और एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा। तो जरा बात समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज को फायदा होगा, तो देखो सबसे पहले वर्कफोर्स उनकी मजबूत होती है, साउंड होती है, इंक्रीज होती है, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी मजबूत बनती है, उनको मैनेजमेंट की जो फ्रीडम है उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन देने का एक अधिकार मिल जाता है। वो आर्बिट्रेटरी जो एक्शन है उनके खिलाफ उसको वो इस्तेमाल करते हैं ताकि कि वो अपनी मर्जी को रोक सकें। इसके साथ ही जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो मशीनरी है स्ट्रेंथन की ट्रेड यूनियन को, इसको भी मजबूती मिलती है। साथ में वर्कर्स को एक फील आता है जो कि उन्हें मोटिवेशन देता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए
पुश करता है, एक फोर्स देता है कि मेरे साथ में लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ये फील बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड या एम्प्लॉय से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर सुनवाई करने के लिए एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म विकसित होता है। तो ये तो हो गई एम्प्लॉयज की बात। अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयर को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये कहता है बहुत आसान हो जाता है मैनेजमेंट को कई मुश्किल भरे मुद्दों को सुलझाना, क्योंकि ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कुछ ही लोग आकर के समझदारी से एक टेबल पर विचार विमर्श करते हुए दोनों पार्टीज की सुनवाई का जो अधिकार मिलता है उससे मैनेजमेंट को बहुत इजी हो जाता है अपनी बात को भी रखना और उनकी बात को भी सुनना। तो ये प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूत चैनल का काम करता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए या उनसे प्रिवेंट करने के लिए, उनसे बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए एक मजबूत मंच बनकर उभरता है, राइट। इससे एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मैनेजमेंट को भी एक नई अप्रोच डेवलप होती है, ठीक है। अब एक बात करेंगे कि क्या ऐसे फायदे हैं जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से मिलते हैं। तो सबसे पहले अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग से बच जाते हैं। अभी कोई मुद्दा है, अगर आज मेरे एम्प्लॉयर से कोई दिक्कत आती है तो मुझे कोर्ट जाना है, ये मुझे पता है। पर अगर कोर्ट जाने में मेरे को ये लगता है बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी मेरी जाने वाली है, तो मैं हो सकता है अवॉइड करूं और एक्सप्लॉइट होता रहूं, समझ रहे। पर कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं ना केवल अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग से बच जाऊंगा बल्कि मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, वो मजबूत मंच मुझे मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके अलावा कहता है ये जो वर्कर्स हैं उनकी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके पार्टिसिपेशन को एक्टिव कर रहा है, ये इसका एक दूसरा फायदा है। और उसके अलावा जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कहना चाहिए या बिटरनेट कड़वाहट होती है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में, उन सारी चीज़ों को ये एलिमिनेट करता है, राइट। आगे की बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। देखो, किसी भी पक्ष है अगर आपको फायदे की बात कर रहा है तो हमें उसे दूसरे पहलू से भी देखना चाहिए कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, समझ की बात है, होने को नहीं भी माना जाता है। लेकिन ये कहता है कि कई बार मैनेजमेंट के साथ में जब आपके रिप्रेजेंटेटिव बात करते हैं तो शायद आप कुछ और कह पाते, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव उस डिग्री तक वो नहीं लेके गए बात को और उन्होंने चीज़ों को वहीं पे ही सेटल कर लिया। चीज़ें हो सकती थी कुछ अलग तरीके से सॉल्व, लेकिन उन्होंने उसे वहीं पे ही सेटल कर लिया। क्योंकि ये बात मान के चलना, कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बन के जाती है एम्प्लॉयज़ की, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी खुश रखना जानती भी है और चाहती भी है। दोनों ही बातें बोलूँगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चैनल आ गया है ना, तो एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली ऐसा लग सकता है, कभी कभी ऐसा होता भी है कि मैं खुद लड़ता तो मैं शायद ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लड़ पाता, लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर अगर कोई गया तो मुझे उसके लड़ाई करने के तरीके से असंतुष्टि हो सकती है। ये इसकी कुछ सीमाएं की बात कह रहे हैं। और आगे की एक और बात है कि जो चीज़ें हम सोच रहे थे कि अच्छे से होंगी, लेकिन कई बार होता है प्राइजेस राइज हो जाती हैं, यानी कीमतें बढ़ जाती हैं, हमारे काम की कीमत कम और हमारी जो वेजेस की रेट्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, प्राइजेस इतनी हाई हो जाती हैं। इस तरीके के भी प्रोसेसेस इस तरह के डेवलप किए जाते हैं कि मैनेजमेंट को पता होता है कि आप एम्प्लॉय को डायरेक्टली टेम्पटेट कर दो कि भैया ये तेरे फायदे की चीज़ है, लेकिन आप इस तरीके से उसे प्रेजेंट करो कि एक्चुअली फ़ायदा आप ही का होता है। तो ये भी एक नुकसान है, क्योंकि जितने लोग बीच में होंगे, मान के चलिएगा कि हितों की सुरक्षा करने का जो दर है वो उतना ही कम होता जाता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अगर बात करेंगे कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो भारत में कब से है, तो अगर बात करें कि भारत में कब से है, तो ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत लंबे समय से हमारे भारत में है। अगर मैं कहूँ कि जो करोल लेदर कर्मचारी संगठन है वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर कंपनी, ये केस कलेक्टिव बार्गेनिंग से सॉल्व हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था और कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में कहा था ये वो टेक्निक है जिसमें डिस्प्यूट को एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस के उसमें सॉल्व किया जाता है और बहुत ही एमिकेबल एग्रीमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, बजाय कि कोर्जन हो, यानी उत्प्रेरण हो, इससे बजाय बहुत अच्छे बेहतरीन निर्णय लिए जाते हैं,
राइट, इस तरीके की चीज़ें। और एक केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो राम प्रसाद विश्वकर्मा वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, फोर्थ कोर्ट, उसने भी ये ऑब्जर्व किया था कि ये एक बहुत ही बढ़िया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लेबर को एक मजबूत मंच मिलता है जहाँ पे वो अपनी बात को रख सकता है। इस तरीके से चीज़ें जो भारत में हैं, कई ऐसे केसेस हुए हैं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत सॉल्व हुए हैं। अब अगर बात करेंगे कि क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को अगर एक्चुअली रिकॉग्नाइज करना है तो कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसमें होना चाहिए सबसे पहले तो मेंबरशिप मेथड को वेरीफाई किया जाए कि ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनका जो मेथड है मेंबर बनने का, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अननेसेसरी लोग या एंटी सोशल एलिमेंट्स उसके मेंबर बन जाएं और जो हम फ़ायदा सोच रहे थे वो फ़ायदा ना होकर के कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये एक सजेशन है कि उनका मेंबरशिप जो प्रोसेस है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे ही जो स्टेट है उसको भी सूटेबल लेजिस्लेशन इनैक्ट करना चाहिए और कंपल्सरी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि एक ट्रेड यूनियन डेवलप की जाए, तब कहीं जाकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग के ज़्यादा बेहतर परिणाम हमें मिल सकते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल फंड जो है उसका भी प्रोविज़न ट्रेड यूनियन के पास होना चाहिए, ताकि कि वो जितना भी पॉलिटिशियन जो उनको शिकार बनाते हैं उन चीज़ों से वो बच सके। ये वो सजेशन है जो कि इसके वर्किंग प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत और निखार के लेके आ सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग समझा दिया है, क्या इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट्स है, क्या प्रोसेस है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन से केसेस इसके तहत सॉल्व किए गए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ आई है, पसंद आई है। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।